चलो जी सर, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जब आप वैल्यू न्यूज निकाल रहे होंगे तो आप एसेट से मिलने वाले सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी थी कि कुछ कैश फ्लोज आपने नहीं लेने, जैसे कि दो चीजें मैंने बताई थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और सर हमारे पास इनकम टैक्स। यही दो चीजें याद आ रही हैं? अच्छा जी, एक छोटी सी बात आपसे और करूंगा। मुझे पता है जब एसेट से जो कैश फ्लोज होते हैं, हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पर ये लैपटॉप है, ये मैं चलाऊंगा, ठीक है जी। या इस लैपटॉप से ज्यादा अच्छी एग्जांपल क्या होगी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लांट है, बड़ा सारा प्लांट है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग किस लिए रखते हैं लोग? रेंटल इनकम आएगी, रेंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जब लाइफ पूरी हो जाएगी फिर क्या होगा? बुलडोज कर देंगे हम बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग का मलबा जो होता है, मलबा समझते हो ना, जो कचरा निकलता है उसमें से, वो बिकेगा। हाँ सर, उसमें बहुत सारी चीजें लोहे की होंगी, बहुत सारी चीजें डिफरेंट जो है वो चीजों की होंगी, बिक जाएगा। इसका मतलब है डिस्पोजल पे भी कुछ ना कुछ कैश मिलेगा। गाड़ी है सर, आप चला रहे हो ऊपर करीम में, 10 साल आपने चलाई, उसके बाद गाड़ी की लाइफ होगी खत्म, फेंक दोगे रोड पे? नहीं सर, क्या करते हैं उसको? उसका सर वो लोहे के दाम आप बेच दोगे, तो बेचोगे तो एंड पे डिस्पोजल पे भी कुछ ना कुछ कैश मिलेगा। तो इसका मतलब एसेट से इस्तेमाल करके ना दो तरीके से कैश निकलता है। एक तो उसके यूज से कैश निकलता है, ठीक है जी, और एक अल्टीमेटली आके उसके डिस्पोजल से भी कैश निकलता है। ऐसा एक यूज से कैश निकलता है और फिर अल्टीमेटली आके उसके डिस्पोजल से भी कैश निकलता है। तो कल जब हम डेफिनेशन देख रहे थे वैल्यू न्यूज की, तो वैल्यू न्यूज का मतलब है जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है जी, मैंने आपको कहा ना वैल्यू न्यूज की डेफिनेशन क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। अब बताओ डेफिनेशन क्या होगी हमारे जहन में? वैल्यू न्यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड देन अल्टीमेटली फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट। ऐसा? अच्छा, मैं आपसे बड़ा बेसिक सा एक सवाल पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ। मेरे पास एक एसेट है, ठीक है जी, इसकी कैरिंग अमाउंट है 200 रुपए, ठीक है जी। इसकी कैरिंग अमाउंट 200 रुपए है, इसकी फेयर वैल्यू है 205, इसकी कॉस्ट टू सेल है 20। तो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी? 185। ऐसा? सर इससे मिलने वाले जो कैश फ्लोज होंगे ना, और तो सुनना, कैश फ्लोज ये मिलेंगे सर अगले 3 साल तक, ठीक है जी। इस एसेट की लाइफ है 3 साल, ठीक है जी। सर एनुअल इनफ्लो, एनुअल का मतलब तो समझते हो ना? हाँ हाँ सर समझते हैं, एनुअल का मतलब है हर साल, ठीक है जी। एनुअल इनफ्लोज हैं सर 150 रुपए के। एनुअल आउटफ्लोज हैं से 50 रुपए की, ठीक है जी। एंड पे डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल प्रोसीड्स। सर एंड पे हमें 70 रुपए मिलेंगे जब हम इस एसेट को डिस्पोज करेंगे, और डिस्पोज करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। डिस्पोज करने की कौन सी कॉस्ट होती है? डिसमेंटलिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? कॉस्ट, कॉस्ट की बात करूं जी। कमीशन वगैरह हो सकता है क्या? जब मैं एक चीज को बेचने जाऊंगा तो जिस बंदे के थ्रू बिकवा रहा हूँ उसको मैंने क्या देना पड़ेगा? कमीशन वगैरह देना पड़ेगा। सर 10 रुपए कमीशन के। गौर से सुनना मेरे बच्चों, गौर से सुनना। अगर ये सवाल सॉल्व हो रहा है इसका मतलब हम ट्रैक पे। मुझे बताएं सर, मेरे पास एक एसेट है, 200 रुपए उसकी कैरिंग अमाउंट है, 3 साल उसकी लाइफ है। अगर आज उसको मार्केट में ले जाकर बेचूं तो सर मुझे 185 रुपीज मिलेंगे। अगर नहीं बेचता और चलाता हूं उसको तो सर मुझे हर साल 3 सालों तक 150 रुपए मिलेंगे। हर साल 3 सालों तक मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे, और तीसरे साल के एंड पे आके मुझे क्या होगा सर? 70 रुपए रिसीव होंगे जब इस एसेट को बेचूंगा, लेकिन इसको हासिल करने के लिए मुझे 10 रुपए का क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं, अज्यूमिंग कि हमारा डिस्काउंट रेट 12% है, कैसे कैसे डिटरमिन करेंगे एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं? क्या करें सर? वैल्यू न्यूज निकालें, निकालेंगे ना वैल्यू न्यूज? निकाल कब्र के मुर्दों, जरा जान डालो अपने अंदर, ठीक है ना। 20-20 साल के जवान बच्चे और खत्म हो अंदर से, रोज हालत खराब हो गई तुम लोग।
एक ने माशाल्लाह 15 रुपए की इम्पेयरमेंट निकाल दिया, बेहतरीन। मैं कराऊं उसको, यहां देखो बोर्ड पे, जिससे नहीं हुआ ना कोई मसले वाली बात नहीं, अभी करा रहा हूं, देख लो इसको, फिर इससे मिलता जुलता सवाल दूंगा ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको देख लो। मुझे एक बात बताओ, इम्पेयरमेंट के लिए मुझे 4 चीजें चाहिए, इम्पेयरमेंट के लिए मुझे 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए सर कैरिंग अमाउंट, जो कि दी हुई है सवाल में, कितनी, 200। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलरेडी दी हुई है, कितनी, 185। फिर एक चीज मिसिंग है, वो क्या, वैल्यू न्यूज। वैल्यू न्यूज के लिए इसने डाटा दिया हुआ है कैश फ्लोज का, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ऐसा ही है। सही ड्राफ्ट कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कर रहा। मुझे बताएं सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इनफ्लोज कितने, 150 रुपए, 150 रुपए और 150 रुपए, ठीक है जी। ये सबने कर लिया था पक्का। अब बताओ इन इनफ्लोज को हासिल करने के लिए कुछ आउटफ्लोज करने हो। एआरटीटी के इनफ्लोज क्या है, फीस है। सोचने वाली क्या बात है, 2 मिनट सोच के बता रहे हो। फी ले रहे हैं ना हम आपसे, हमारा आउटफ्लो क्या है, एक्सपेंसेस है, किस पे हमारा रेंट जा रहा होगा, हमारी फैकल्टी की कॉस्ट होगी, हमारी एडमिन की कॉस्ट होगी, हमारे पोर्टल की कॉस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी, ऐसा ही है ना। तो ये इनफ्लोज हैं जो इस मशीन से मिलेंगे, और जो आउटफ्लोज आ रहे हैं वो आपके पास नजर आ रहे हैं। इनफ्लोज हासिल करने के लिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ आउटफ्लो करना पड़ता है। तो बताएं सर ये आ गया जी, और ये आ गया जी। अब बताएं सर एंड पे आके हम इसको क्या करेंगे, डिस्पोजल का कैश फ्लो कब लूं, कहां लूं, तीसरे साल में जाके लोगे, क्योंकि बेचना आपने उसको वहां पर है, कितना जी, 70। अब बताएं सर डिस्पोजल कॉस्ट ये भी कब लूं, इसी बात, आखिरी साल में, कितना जी, 10। तो को पूछे तो मैं कहूंगा जी 100 रुपए पहले साल मिलेंगे इस्तेमाल करके, 100 रुपए दूसरे साल मिलेंगे इस्तेमाल करके, और तीसरे साल जाके हमें कोई 160 रुपए मिलेंगे इस्तेमाल करके भी और बेच के भी, ऐसा। तो बताएं सर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं किस रेट से, 12% से, तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू तो आई होप सबको निकालने आती है ना, डिवाइडेड बाय 1.12 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 3। क्या एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें एग्जाम में दिखाना नहीं, ओवर कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा जी। 2 सही कह रहे लड़का, 284, ये पहले कितना है, 83 ना, ये कितना आ रहा है, ये 86 समथिंग है, कितना, 89, फिर 114, ये तीनों मिला लो तो कितना हो जाता है, 283 पक्का। क्या 283 का वैल्यू न्यूज ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ये एसेट अगर चलाऊं तो 283 रुपीज देके जाएगा, 283 रुपए देके जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सर मैं आराम से इस एसेट से 283 रुपीज रिकवर कर लूंगा, जो कि मेरे 200 रुपए की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये एसेट इम्पेयर्ड नहीं है, पक्का। ऐसे ही दोस्त कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था, चलो कोई टेंशन नहीं, जिनसे नहीं हुआ कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझसे भी कभी पहली अटेम्प्ट में सवाल नहीं होता जब मैं स्टूडेंट था तो, ठीक है जी। मेरे आसपास सारे लोग थे वो पहली अटेम्प्ट में सवाल मार देते थे, लेकिन मैं पहले पास हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कि होगी होंगी, ठीक है जी। तो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, आपको कभी कभी फील होगा सर बहुत हार्श हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। सर ये कह रहे जी डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज 2 प्लांट्स, कितने प्लांट है, तो कितनों की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होगी, दोनों की। फिर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years। दोनों की लाइफ कितनी है जनाब, 3 साल दोनों प्लांट्स की। द फेयर वैल्यूज एंड रिटन डाउन वैल्यूज, व्हाट इज मेंट बाय रिटन डाउन वैल्यू, वेरी गुड सर, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आप कह लें, बिल्कुल सही कहा, ठीक है जी। एट 31 दिसंबर 2012 पर एज अंडर, 31 दिसंबर 2012 पे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट 220 और 160 है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू
एंड कॉस्ट टू सेल दोनों आपको दिए हुए। तो अगर मैं प्लांट 1 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखूं तो कितनी है? 203। और प्लांट 2 की 146। फिर उसने कहा जनाब इस दोनों प्लांट्स की लाइफ कितनी है? ये कहां लिखा हुआ है सर? ये यहां लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा जी, नीचे आए सर, फिर वो क्या कह रहे हैं जी, प्लांट 1 का एनुअल इनफ्लो, इसका क्या मतलब होता है सर? हर साल मिलने वाले इनफ्लोज, एनुअल आउटफ्लो। फिर थर्ड ईयर के एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स, थर्ड ईयर के एंड पे डिस्पोजल कॉस्ट, दोनों प्लांट्स की दे दी। क्या निकालने के लिए दिए? वैल्यू न्यूज निकालने के लिए दिए। वेरी गुड सर। फिर वो कह रहा है जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। सर हमारे पास अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स नहीं चाहिए, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे खुद से। सिर्फ काम की चीज क्या है इसमें कि 10% रेट है डिस्काउंट रेट। मुझे बताओ क्या दोनों एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लोगे तुम? हैं? दोनों एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लोगे? ऐसा ना? ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है 11 नंबर का। ठीक है जी, करो उसको, शाबाश। इसमें तो अब देखो ये इसके पेपर देख के तुम्हें लग रहा है मुश्किल है, हैं? इसमें अभी तक मुश्किल सवाल नहीं आया, लेकिन पेपर के करीब यही चीज तुम्हें अजाब लग रही होगी, यही चीज तुमसे नहीं हो रही होगी सॉल्व। उसका रीजन नहीं, रिवीजन नहीं होगा। आउट ऑफ प्रैक्टिस, सही कह रहे हो, रिवीजन नहीं होगा। ठीक है जी, रिवीजन नहीं होगा, आपको याद ही नहीं आ रहा होगा यार सर ने क्या पढ़ाया था। साथ साथ लेके चलना मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। सर मेरे पास प्लांट 1 में सीधा सीधा सर मैं दोनों की पहले वैल्यू न्यूज निकाल लूं, ईयर 1, 2 और 3। मुझे बताएं मेरे पास सर इनफ्लोज, नेट इनफ्लोज ले लूं? नेट इनफ्लोज का मतलब क्या होता है? 105 माइनस 11 कितने? 2, सो ओनली 94 और 94। नेट प्रोसीड्स, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी जी मेरे बच्चे? डाल लेना, अलग से डाल लेना उसको, सर डाल डिस्पोजल प्रोसीड्स अलग डाल दी ना। 94 और बिल्कुल सही कह रहे हो 100। आप बताएं सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? कितना? ये 77 नहीं आना चाहिए यार, 70 एग्जैक्ट आ रहा होगा 75.13। क्या आ रही है? 238। ठीक है जी, प्लांट 2 की भी वैल्यू न्यूज निकाल लो। 1, 2 और 3। नेट इनफ्लोज कितने जी? 50 ऐसा। और मुझे बताएं सर मेरे पास नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स 2 रुपए। 50, 50 और 52। सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? 10% से कितना? 45। 125। अब इसका मतलब है मैं सारा डाटा अपने सामने रख सकता हूं। प्लांट 1, प्लांट 2, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट इफ एनी। कैरिंग अमाउंट है दोनों का कितना जी? 200 और 160। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सर 210 माइनस 7, 203 सही कह रहा हूं मैं? और फिर हमारे पास सर 150 और 4, 220 है। थैंक यू मैडम।
कितना जी? 4, 146। अब बताएं सर रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू न्यूज, अल्लाह माफ करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 203। और वैल्यू न्यूज सर अभी निकाली हमने सर दोनों की, 238 और 125। अब बताएं रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से हायर, 238 और 140। सर इसमें तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। हाँ इसमें अलबत्ता इम्पेयरमेंट आ रही है, कितने की? 14 रुपए की। ऐसा है? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? अब हो जाना चाहिए, ठीक है जी, पक्का। हम आगे बढ़े। हाँ जी, जल्दी से बताओ प्यारे भाई, कितनी चीजें हमने वैल्यू न्यूज के लिए इग्नोर करनी है? ना ना ना, तुमसे पूछो। और इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट का कैश फ्लो, ठीक है जी। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी। अच्छा, वैल्यू न्यूज में यूज से भी जो कैश फ्लो आ रहा है वो भी लेना है, और डिस्पोजल से जो आ रहा है कैश फ्लो वो भी लेना, पक्का? साथ हो यहां तक? चलो जी, एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब, बोर्ड पे देखना। और इसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है। पहला पास पेपर का क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया। FAR 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल फेस करना पड़ेगी। मेजॉरिटी में जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर नहीं होगा मसला, मेजॉरिटी में मसला नहीं होगा, ठीक है। वो पूरे टाइम अगर आप सही से चीजें लेके चलते जाओगे, देखो फिर मैं एक बात बता दूं, वक्ती कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी सही बात नहीं है। अगर वक्ती एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, टीचर पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि जी ये जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, समझ लिया, ये कैपिटलाइज हो गया, नहीं। 10 दिन बाद आप चीजें भूल जाओगे, 10 दिन बाद आप चीजें भूले हुए होगे। तो जो चैप्टर में खत्म करता जाऊंगा ना, उस पर मैं मार्क करता जाऊंगा हर चैप्टर के 5 सवाल, कि ये 5 आपको हर 15 दिन में एक दफा करने। अच्छा, वही 5 सवाल बार बार करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उससे क्या होगा पता है? चीजें रिकॉल रहेंगी तुम्हें, क्या ये चीजों में ये मामला, और वो 5 सवालों में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, पूरा का पूरा चैप्टर उन 5 सवालों में, ठीक है जी, पक्का जी, बड़े स्टेप। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है। वेरी गुड सर, इससे अच्छी डेफिनेशन आप सुन नहीं सकते। लीगली बिल्कुल करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्ट करता है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो गौर सुनना। शेयर होल्डर जिसने कंपनी में पैसा लगाया ना, वो कंपनी में बैठ के बिजनेस नहीं करता, वो कंपनी में बैठता नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि हजारों शेयर होल्डर्स। रिलायंस कंपनी का नाम सुना? रिलायंस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ रखती है? उसके लाखों शेयर होल्डर्स, कहाँ रखती है मीटिंग? सर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम देखा है? पता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? हैं? ये इंडिया में बेटा, मार्स में नहीं है यार, कहाँ रहते हो यार? हाँ इंडिया में बेटा, इंडिया पता है कहाँ है? हैं? नहीं वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें लेके जाना। चेंज कुछ नहीं है, चेंज FAR 1 के कोर्स में चेंज नहीं है, लेकिन किताब अपडेट होने की वजह से बड़ा मसला आ गया। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, ICAP का एग्जामिनर ने कभी किताब से बाहर नहीं जाता, कभी बाहर नहीं जाता, और किताब में रह के आपकी वो हालत करता है कि आप याद रखो। किताब में कोने खुदरे में लाइन लिखी होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी, उसी पे सवाल आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट टाइम किताब थी कुछ 400 समथिंग पेजेस की, अब कुछ 650 पेजेस की किताब है। हर एक चीज जो स्टैंडर्ड में लिखी है उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दी है, रख दिया सामने के, वही सबको चाहिए, ठीक है। तो अगर एज अ टीचर मैं इस चीज को इग्नोर करूं और जितनी चीजें मैंने लास्ट टाइम कराई हैं वही कराऊं, तो ये आपके साथ ज्यादती होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि लास्ट अटेम्प्ट जितना काम करके आप इस अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकते, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। एग्जामिनर को लाइसेंस मिलता है किताब से पेपर बनाने का, कि क्या चीज वो पूछ सकता है। आप सिर्फ किताब उठाओ, गवर्नमेंट ग्रांट, IAS 23 यानी बोरोइंग कॉस्ट, 3-4 स्टैंडर्ड मिला के 30 पेज का चैप्टर था। अब उसने हर एक स्टैंडर्ड पे 30-30 पेज का चैप्टर बना दिया, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें टफ भी होंगी,
लेकिन अच्छा चीजें एलेबरेट भी हो गई। ठीक है जी, अब आपके ICAP की किताब पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि यार ये चीज भी कवर करनी है, ये भी कवर करनी है, जो आम तौर पे लोग डाउट में छोड़ देते थे कि सर ने कराया, किताब में नहीं मिल रही है, छोड़ दो। नहीं, अब किताब में जो चीजें है ना, उससे बाहर टीचर भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, काफी डिटेल्ड बुक है। तमाम लोग, इवन अगर ARTD की किताब यूज भी करते हैं, मेरी किताब अगर आप यूज भी करोगे, आप अपने साथ ICAP की स्टडी टेक्स्ट जरूर रखोगे। ठीक है, भले वो सॉफ्ट कॉपी में लेकर रख लेना अपने पास। ठीक है जी, लेकिन आपने उसकी कंप्लीशन जरूर इंश्योर करनी है, ये मैं आपको आज बता दूं। ठीक है जी, ICAP की किताब बहुत बकवास है, और जब तक आप मुझसे नहीं पढ़ोगे आप पास नहीं होगे, ये फजूल बात है। ICAP की किताब आपने अपने पास रखनी है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, बड़ा आसान है कि एक उस्ताद आके अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को छोटा कर देगा। नहीं यार, ICAP की किताब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बंदे ने किताब लिखी है, मैं उस बंदे को पर्सनली फॉलो करता आ रहा हूँ पास में। ठीक है जी, बंदे ने किताब बहुत अच्छी बनाई है। सेफली आई कैन से कि ICAP की किताब में इस वक्त जितना मटेरियल पड़ा है, बहुत तरीके से, बहुत कोहेरेंट वे में जो है उसने उसको जो है वो मतलब एम्बेड किया किताब के अंदर। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, अच्छी किताब बनाई। ठीक है जी, छोड़ना नहीं उस किताब। अच्छा जी सर, जो शेयर होल्डर है ये कंपनी का बिजनेस चलाते नहीं है, ये सिर्फ पैसा देते हैं। चलाता कौन है कंपनी को? सर मैनेजमेंट चलाती है। अच्छा, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट में जो है वो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स भी आ जाते हैं। डिपार्टमेंटल हेड का मतलब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होगा, CFO होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक HR का हेड होगा, ये सारी भी मैनेजमेंट में आ जाती। तो ये मैनेजमेंट है जो शो रन कर रही होती, शेयर होल्डर नहीं होता। ठीक है, इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लॉ ने ये लगाई है कि तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। क्या बनाने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखाना किसको है? शेयर होल्डर्स को दिखाना है। तो मैनेजमेंट जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया बिजनेस चलाने के लिए, उसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो अगर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस बुरी हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉस आ रहा होगा, क्या मैनेजमेंट अफोर्ड कर सकती है कि लॉस शेयर होल्डर्स को जो है वो दिखाए और बताया कि जी आप लोगों ने जो डिसीजन लेके हम जैसे फुद्दू बिठाए थे, तो ये हमारा रिजल्ट है? ऐसे करेगी मैनेजमेंट? ऐसे करेगी? नहीं करेगी। तो मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऊंच नीच कर सकती है। तो हमें कौन चाहिए? एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए। क्या करने के लिए? इसका ऑडिट करने के लिए। ठीक है जी, तो अब क्या होगा? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको देगी? ऑडिटर। हाँ भाई तू देख ले पहले। ये देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या देखेगा? क्या देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक ही चीज देखेगा कि ये IFRS के हिसाब से है या नहीं है, इसकी अकाउंटिंग सही हुई भी है या नहीं। ऑडिटर और कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ये चीज चेक करता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी चीजें हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही हैं या नहीं है। ऑडिटर फ्रॉड पकड़ता है? नहीं, ऑडिटर बना ही नहीं है फ्रॉड पकड़ने के लिए। ऑडिटर सिर्फ एक काम करता है। क्या करता है? चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी IFRS के हिसाब से हैं या नहीं है। ठीक है जी, और अगर होगा तो क्या करेगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन नहीं करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे मैनेजमेंट ने दिए थे वो बिल्कुल सही है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए। ये रिपोर्ट हम दे देंगे शेयर होल्डर। ऐसा। अब एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है, कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस होंगी, सामने सामने पड़ी हुई होंगी, सेल्स कितनी हुई है, गुड्स कितनी आई है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें अंदाजा लगाना पड़ता है, कुछ एस्टिमेट्स होते हैं। ये एस्टिमेट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। एस्टिमेट की एग्जांपल क्या हो? शाबाश, डेट्स तो साइड में। और डेप्रिसिएशन, वेरी गुड भाई। ये चिलर जो है वो 5 साल चलेगा, ये कौन असेस करेगा कि 5 साल चलेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है चीजों को और एस्टिमेट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने में बहुत सारी एस्टिमेट्स हैं? सबसे बड़ा एस्टिमेट क्या है? वैल्यू इन यूज। अगले साल इतना कैश फ्लो आएगा, अगले साल उतना कैश फ्लो आएगा। भाई तुम्हें पता है अगले साल इतना कैश फ्लो आएगा? नहीं, क्या है हमारा? अंदाजा है। क्या है जनाब? अंदाजा है। अंदाजा लगा रहे ना। अब बताओ, अगर मैं अंदाजा लगाऊं वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने में कि भाई मेरे तो करोड़ों रुपए के कैश फ्लो आने वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनानी है? मैनेजमेंट ने। अंदाजे कौन लगा रहा है? मैनेजमेंट लगा रहा है। तो सर वो तो अंदाजा लगा के सब एसेट्स में ये कह दे कि जी इसकी वैल्यू न्यूज तो बहुत ज्यादा है,
एक गाड़ी है सर मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ मैं चलाता रहूंगा इंशाल्लाह ताला, और ये सर जब रोड पे निकालूंगा तो 24 घंटे में इंशाल्लाह रोज 5 लाख रुपए का धंधा करूंगा, ये पॉसिबल है? इसका मतलब है मैनेजमेंट जो एस्टिमेट्स लेती है वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने में, उसको वेरीफाई या असेस रीजनेबल बेसिस पे कौन कर रहा था कि वो रीजनेबल है या नहीं है? ये ऑडिटर करता है। ऐसा तो मैनेजमेंट कोई भी ऐसी खतरनाक किस्म की असम्पशन नहीं ले सकती। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। एक एसेट है जिसकी लाइफ 3 साल है, समझ आती है? 3 साल लाइफ है। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं जितनी चीजें पढ़ाऊंगा ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि तुमने एग्जाम में, तुम्हारा एग्जाम है, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि तुमने प्रोफेशनली जो है वो इतना कॉम्पिटेंट होना है कि कल तुम जाके अपनी फर्म में या फर्म के बाद जो है वो इंडस्ट्री में जाओ तो इतने लायक हो कि तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकते, और इतने लायक हो कि जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू ऐड कर सको। मैं आपको डायरेक्ट भी चीज पढ़ा सकता था, ये ऊपर की कहानी नहीं सुनाता पूरी, ठीक है जी, लेकिन ऊपर की कहानी सुनाई है इस वजह से ताकि तुम्हें एक चीज समझ आ जाए। अब बताओ, आप एक एसेट का वैल्यू न्यूज निकाल दो, एक गाड़ी का वैल्यू न्यूज निकाल दो। आपने कहा जी इसके इनफ्लोज होंगे 1 लाख, पहले साल चलाऊंगा 1 लाख मिलेंगे, फिर 80,000 मिलेंगे, और फिर 70,000 मिलेंगे। आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वैल्यू न्यूज बहुत थोड़ी सी निकली। आपने सोचा एसेट तो इंपेयर हो गया। अब आपने कहा इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो लॉस आएगा, लॉस आएगा तो शेयर होल्डर जूते मारेंगे, क्या करूं क्या करूं? मैंने कहा यार एक अजम्पशन ले रहा हूं, इस एसेट की यूजफुल लाइफ 3 नहीं बल्कि 5 साल है, क्योंकि मैं तीसरे साल में आके या दूसरे साल में आके इस पे 2 लाख का खर्चा करूंगा एसेट के ऊपर। कब करूंगा? 2 साल बाद। कितने का? 2 लाख का खर्चा करूंगा, और इस गाड़ी को मैं एक हवाई जहाज बना दूंगा, और जब ये हवाई जहाज बन जाएगी, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये 70,000 नहीं बल्कि ये आएगा 6,70,000, और अगले साल होगा सर 9,70,000। सर एक छोटा सा प्राइवेट जेट बना देंगे, एक फैमिली उड़ के यहां से जा सकेगी लाहौर तक, ठीक है जी, और 5वें साल सर ये मुझे तकरीबन कोई 8,70,000 रुपए देगा। अब मैंने क्या किया, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और ऑडिटर को मैंने कहा ये लो भाई एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। ऑडिटर ने कहा ये कैसे, अभी तक तो इम्पेयर्ड था। हमने कहा भाई हमने ये सोचा कि हम 2 साल बाद क्या करेंगे, एक ओवरहॉलिंग करेंगे। क्या करेंगे? ओवरहॉलिंग करेंगे। ओवरहॉलिंग का तो आइडिया ना क्या होता है? ओवरहॉलिंग का मतलब होता है एसेट का नक्शा ही चेंज कर दिया, ज्यादा बेनिफिट देगा। हम इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी में एक जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी लगाएंगे, फिर आप रिवर्स गियर ऐसे मारें और फिर ऐसे उड़ेगी ऊपर, ठीक है जी, और ये इंशाल्लाह ताला जो है वो नीचे हमारा एक जो है वो पूरा एविएशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा, और ये सीधा जाकर फिर लाहौर लैंड करेगी, ठीक है जी, और एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है, ठीक है जी, 10,000 फुट की बुलंदी से उड़ेगी तो किसी जहाज वाज से भी नहीं टकराएगी, तो जबरदस्त जो है वो सेफ जो है वो है, और इंशाल्लाह ताला हमें इससे ये कैश फ्लोज मिलेंगे। ऑडिटर ने कहा अच्छा, फिर तो मनुष्य आदमी को कहेगा मैं वॉशिंग मशीन को भी एक चिप लगा के जो है वो एक गाड़ी बना दूंगा, ट्रक बना दूंगा, ठीक है जी, मैं तो इस प्रोजेक्टर के अंदर एक चिप लगाऊंगा, ये मार्स की तस्वीरें यहाँ दिखा देगा, तो तुम तो हरामखोर हर एक चीज के बारे में ये बोलना शुरू कर दोगे। ये कौन बोल रहा है? ऑडिटर बोल रहा है। ऑडिटर कह रहा है ये तो बगैरती, इस तरह तो फिर कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। इस तरह तुम कहोगे इस कैमरे के अंदर मैं कोई ऐसी चीज लगा दूंगा तो पता नहीं इससे क्या बन जाएगा, उससे क्या बन जाएगा है? तुम कहोगे तुम अपने अंदर भी 2 चिप लगा दोगे तो पता नहीं तुम क्या बन जाओगे। तो ये तो बड़ी इस चीज को कैसे फिर वो करेंगे? अब बताओ क्या किया जाए इसमें? स्टैंडर्ड कहता है यार देखो इस बगैरती का एक ही इलाज है कि एसेट को जिस स्टेट में तुम देख रहे हो ना करंटली, इसी स्टेट में इसी हालत में इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, और हमने अज्यूम करना है कि फ्यूचर में कोई ओवरहॉलिंग नहीं होगी, फ्यूचर में कोई ओवरहॉलिंग ऐसे ही रहेगा, ये एसेट ना ओवरहॉलिंग होगी और ना ओवरहॉलिंग के नतीजे में बढ़ने वाले कैश फ्लोज होंगे। तो अब अगर आप किसी जगह पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने जाओ और आपको नजर आए कि जी ये क्लाइंट ये कह रहा है, एक कंपनी ये कह रही है कि जी वो इंशाल्लाह अगले साल एक जबरदस्त किस्म का जो है वो एसेट के ऊपर काम करने वाली, जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाएगी, आप कहोगे नहीं भाई मैं एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा इसी स्टेट में, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि जी इस मोबाइल के अंदर एक ऐसी चिप लग जाएगी कि आप जिसका व्हाट्सएप हैक करना चाहें हैक कर लें, ठीक है जी, तो फिर आपने जो देखना है आप देख लें, आपको ज्यादा जरूरत पड़ती होगी ऐसी चीजों में, ठीक है जी। ट्रस्ट इश्यूज है सर लोगों के साथ आपके। तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई कि फ्यूचर ओवरहॉलिंग आपने कभी भी वैल्यू न्यूज के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है,
तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी जो इनकॉर्पोरेट नहीं करनी, फ्यूचर ओवरहॉलिंग का कोई खर्चा इनकॉर्पोरेट, और उस खर्चे के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोस को भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना। तो आइंदा के बाद हम 4 चीजें इग्नोर करेंगे। वो 4 चीजें क्या है? इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, फ्यूचर ओवरहॉलिंग, ठीक है जी, और फ्यूचर ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कौन पकड़ लेगा? ऑर्डर है सर, वो आके चैलेंज करेगा इस चीज को। तो कोई ऐसी असम्पशन आप नहीं ले सकते। ये 4 चीजें याद रहेंगी। कौन कौन सी? इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, फिर फ्यूचर ओवरहॉलिंग, और फ्यूचर ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इनफ्लोज। ये चारों चीजें आपने क्या करनी है? इग्नोर करनी है। इसके अलावा जो कैश फ्लो बचे उससे वैल्यू न्यूज निकाल। डन? ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। हमारा एसेट है। चलिए बाकी 3 भी बता दूं फिर सवाल कराऊं, या इस पे पहले सवाल करा दूं? चलो बाकी 3 भी कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं। ठीक, बढ़ेंगे सब आगे। चलो जी, एक तो यार आजकल जो बंदा मुझे मैसेज करता है उसको मैं जवाब नहीं दूं तो सीधा जाके C* पे लिख देता है मैंने अहमद रजा को मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया। क्या फजूल काम है सर। बट व्हाट इफ ओवरहॉलिंग इज ऑलरेडी डन? सीधी सी बात है, जब ऑलरेडी डन होगा तो उसकी कैरिंग अमाउंट भी क्या होगी? बड़ी भी होगी। तो फिर उसके वैल्यू न्यूज भी बढ़ जाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। हम किस ओवरहॉलिंग को मना कर रहे हैं? फ्यूचर ओवरहॉलिंग। ठीक है जी, वो आपने नहीं करना। ठीक है जी, जो अभी तक किए नहीं है उसको कैश फ्लोज में इनकॉर्पोरेट करके सोचना कि जी मैं एसेट को ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ये चीज अलाउड नहीं है। डन? अच्छा जी, अब सुनना जरा दोस्त, एक बात बताओ। मैंने एक एसेट खरीदा से 5 साल उसकी लाइफ है। ये दोराजी पे जाके किसी ने गोले वोले खाए कभी? ऐसा क्या कहते हैं उसको? गोला गंडा कहते हैं। अब अज्यूम करो सर मैंने एक मशीन वहां एक ठेला वेला बना के उधर गोला गंडा बेचना शुरू कर दिया। ठीक है जी, और 5 साल उसकी लाइफ है सर उस पूरी मशीन की। ठीक है, 1 साल मैंने सर गोले बेचे वहां पे। ठीक है जी, सेल्स हुई, गौर से सुनना, सेल्स हुई 1 लाख की। अब इस 1 लाख में से 90,000 रुपए कैश में रिसीव हो गए। 10,000 रुपए की क्या हुआ? उधार है, रिसीवर है। पहला साल गुजर गया, लाख रुपए की सेल्स की, कितने पैसे कैश में मिल गए? 90 मिल गए, 10 नहीं मिले। 10 कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर जाके मिलेंगे। 10 कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर जाके मिलेंगे। अब और सुनो, अब मैं पहले साल के एंड पे खड़ा हूं और मैंने इस एसेट की इंपेयरमेंट को टेस्ट करना है। मैं कह रहा हूं जी इस एसेट से आगे कैश फ्लोज मिलेंगे, दूसरे साल में भी सेल्स मिलेंगी, तीसरे साल में भी सेल्स मिलेंगी, चौथे साल में भी सेल्स मिलेंगी, 5वें साल में भी सेल्स मिलेंगी, और इंशाल्लाह ये 10,000 रुपया भी मिलेगा। ऐसा है? ये 10,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगले साल मिलेंगे ना। तो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में तो हम सारे कैश फ्लो लेते हैं, ये 10,000 रुपए भी आएंगे। ये परटेन किससे करते हैं? पास से परटेन करते हैं, ये पिछले साल से परटेन करते हैं। ऐसा क्या इस 10,000 रुपए को, मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, इस 10,000 रुपए को रिसीव करने के लिए एसेट का फ्यूचर में चलना जरूरी है? नहीं सर, आप एसेट बेच भी दें तब भी जिसने आपसे उधार लिया वो आपको पैसे लाके तो देगा ना, 10,000 रुपए लेने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस 10,000 रुपए के लिए फ्यूचर में कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी, बस सिर्फ इंतजार करना है, जिस बंदे ने पैसे देने वो लाके दे देगा? ऐसा है? क्या ये एसेट के फ्यूचर यूज से जनरेट हो रहा है? नहीं। वैल्यू इन यूज में एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा? यूज। एसेट को यूज करके कौन से कैश फ्लोज मिलेंगे? तो क्या ये एसेट को यूज करके मिलेगा? नहीं सर, इसके लिए एसेट ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो मुझे पता है जब मैं वैल्यू इन यूज निकालूंगा पहले साल के एंड पे बैठ के, और मुझे पता है कि इसकी आगे की लाइफ 4 साल है, तो मैं वैल्यू इन यूज में ये अमाउंट नहीं लूंगा। क्यों?
सर ये आगे के सालों से थोड़ी पर्टेन करती है। वैल्यू न्यूज का मतलब क्या है? कैश टू बी जनरेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। तो ये यूज से थोड़ी जनरेट हो रहा है, इसके लिए तो एसेट ऑलरेडी लास्ट ईयर इस्तेमाल हो चुका है। तो क्या मुझे वैल्यू इन यूज निकालते हुए ऐसे पैसे लेने चाहिए जो ऑलरेडी रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड हो चुके हैं? नहीं सर, क्योंकि अगर मैं आज एसेट बंद भी कर दूं, आज एसेट बंद भी कर दूं, तो ये पैसे मुझे जी वो नहीं होने। तो वैल्यू इन यूज निकालते हुए ना मैं इंटरेस्ट लूंगा, ना मैं टैक्स लूंगा, ना मैं फ्यूचर ओवरहॉलिंग लूंगा, ना मैं फ्यूचर ओवरहॉलिंग के नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इनफ्लोज लूंगा, और ना मैं ऐसा इनफ्लो लूंगा जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी रिसीवेबल बुक हुआ है, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूं, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी मशीन इस्तेमाल हो चुकी है। फ्यूचर में मशीन इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अब एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों ने एक जमाने में आरटीडी से पढ़ा, पैसे नहीं दिए। उस जमाने में हमारे कंट्रोल इतने अच्छे नहीं थे, जो क्लास में आया आ गया, बैठ गया, पढ़ गया, चला गया, ठीक है जी, क्वालिफाई हो गया, ठीक ठाक पैसे बना लिए, किसी टाइम पे पाकिस्तान आए और आके आरटीडी में 20,000 रुपये जमा करा के चला गया बंदा। अब मुझे बताओ, जो ये पैसे जो हमें मिले 20,000 रुपये, ये कुछ 7-8 साल बाद जाके मिले। एआरटीटी नहीं भी होता ना, तब भी वो बच्चा क्या करता, कॉल करता मुझे, सर आप कहाँ हैं, वो आपके पैसे खा के भागा हूं मैं, तो अब माशाल्लाह बहुत पैसा आ गया है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पैसे रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो वो पैसे रिटर्न करने आएगा। सर ये पास रिसीवेबल है, क्या इसके लिए एआरटीडी का चलना जरूरी है? नहीं। तो याद रखो मेरे बच्चों, ऐसे रिसीवेबल्स के अगेंस्ट अगर पैसा मिले जो पास में बुक हो चुके हैं, तो उसके लिए एसेट का फ्यूचर में चलना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है सारे कैश फ्लो जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी रिसीवेबल बुक हुआ है, हम उसको वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ये 5 चीजें भेजे में बैठती हैं, 5 चीजें बैठ के भेजे में, क्या क्या नहीं लेना चाहिए। याद रखो, जो मैं थ्योरी में बता रहा हूँ ना, अभी जब तक इसको सवालों में नहीं देखोगे ना, ये सिर्फ जहन में बैठ जाने वाली एक लिस्ट है। जब तक इसको सवालों में नहीं देखेंगे हमें समझ, लेकिन मैं सिर्फ जहन में सब तक डालना चाह रहा हूँ कि तुम्हें लिस्ट याद हो। क्या क्या इग्नोर करना है? इंटरेस्ट इग्नोर करना, फिर इनकम टैक्स इग्नोर करना, फिर फ्यूचर ओवरऑलिंग का आउटफ्लो भी इग्नोर करना, और एडिशनल इनफ्लोज भी इग्नोर करने, और पास्ट रिसीवेबल, ऐसा अमाउंट जो पास्ट रिसीवेबल से रिसीव हो रहा है उसको भी हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। ऐसा नोट कर लो उसको, ये नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी भी मैं इंश्योर करूंगा कि 1 2 3 के लिए आपको नहीं आना पड़ेगा, 4 के लिए भी ना आना पड़े, ठीक है। बाकी आप लोगों का तो है भी नहीं ना अभी। How would we incorporate this 10,000? We will simply ignore it. This is still an inflow, but we will not take it ना, हम इसको इग्नोर ही करेंगे ना, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, नहीं, हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज को देख के। ये तो हो गया ना, इसको तो हमने अब कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। तो वैल्यू न्यूज निकालने के लिए हम कौन से कैश फ्लोज लेंगे? फ्यूचर वाले। अब फ्यूचर में ये 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं ना, ये हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं यार, ये तो पास्ट का कैश फ्लो है। इन ईयर 2 वी विल सिंपली इग्नोर इट, ठीक है जी। आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा मुझे बताओ, इसी तरह मेरे बच्चों, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। ये लिस्ट जहन में बैठ गई, हमने फिर इस पे सवालात ही करने, ठीक है जी। आइए आपने पूछता क्या, वो आपको दे देता है 10 कैश फ्लोज, और आपने असेस करना होता है इसमें से सर ने लिस्ट जो बताई थी उसमें कौन कौन से हैं जो हमने इग्नोर करने, ठीक है जी। बाकी हमने कैश फ्लो ले लेने। 8 नंबर का सवाल सिर्फ इस उस पे आता है कि वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन बच्चे को आती है या नहीं आती है, ठीक है जी। वैल्यू इन यूज की हमने कैलकुलेशन आधे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, आधे कॉन्सेप्ट और बाकी है, ठीक है जी। अच्छा हमने 5 चीजें देख ली हैं, बस 2 चीजें और बाकी हैं, ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, गौर से देखना, ये गोले बनाए होंगे तो हमने कैसे बनाए होंगे सर? कोई मटेरियल लिया होगा ना, मटेरियल लिया होगा ना, फूके मार के तो नहीं बनाए होंगे ना हमने। तो सर हमने मटेरियल जो लिया होगा, हमने जो खर्चे किए होंगे, एक्सपेंसेस होंगे कुछ। अज्यूम करें लास्ट ईयर एक्सपेंसेस थे 60,000 के, सेल्स कितने की थी? 1 लाख की। खर्चे कितने किए थे हमने? 60,000 में से हमने सर 55,000 पे कर दिए, और हमने 5,000 रुपए पे नहीं किए। ये क्या है? ये कब पे करना है? फ्यूचर में पे करने। क्या इसको वैल्यू न्यूज में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? नहीं सर। जिस तरह रिसीवेबल इग्नोर किया, इस तरह पेबल भी इग्नोर करें। क्यों?
इसके लिए फ्यूचर में मशीन का चलना जरूरी नहीं, आपको देना ही देना है। तो इसका मतलब हमने कौन सी दो चीजें इग्नोर करनी है? पास रिसीवेबल से मिलने वाला इनफ्लो और पास पेबल के अगेंस्ट दिया जाने वाला आउटफ्लो, दोनों इग्नोर करना। क्लास वाला ही था ना, मतलब जब रिवीजन करने बैठो ना तो उससे रिवीजन करना, ठीक है ना। कम टाइम में ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुए, ठीक है। उस लेक्चर में किसी का अब्बा नहीं आया था जिसकी सफेद दाढ़ी थी, ठीक है जी, वहां से पढ़ाई है, ठीक है जी। बढ़े आगे हम दोस्त। देखो मुझे एक बात बताओ, ये 60,000 रुपए का एक्सपेंस है, ठीक है, हमने लास्ट ईयर इनकर किया था। इसमें से 55 हमने पे कर दिए, 5 हमने पे नहीं किए। ये 5 कब पे करेंगे फ्यूचर में? अच्छा, अगर तुम एसेट की वैल्यू न्यूज निकाल रहे हो फ्यूचर कैश फ्लोज लेने के लिए, तो क्या ये 5,000 रुपए की पेमेंट जो तुम अगले साल करोगे, इसके लिए एसेट का चलना जरूरी है? नहीं, ये तो पे करना ही करना है। उसका मतलब है ये वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में नहीं डालना, बिकॉज वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? कैश फ्लोज फ्रॉम दी यूज ऑफ एसेट। ऐसा? आओ मेरे बच्चों, मुझे एक सवाल सॉल्व करके दो, शाबाश। मिटाऊं उसको, हटाऊं? क्या जी, खुद असेस करना है आपने, मुझे वैल्यू न्यूज चाहिए सीधा सीधा, ठीक है जी। ये कह रही जी, फॉलोइंग आर द कैश फ्लो एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट ऑफ गुलाम नबी लिमिटेड, ठीक है जी। सर 2016, 17, 18, 19, 20, मुझे बताओ इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए? 2015 के एंड पे खड़े हम। 16 हमारा नेक्स्ट ईयर है, 17 उससे अगला साल है, 18 उससे अगला साल है, 19 उससे अगला साल है। ये सारे कैश फ्लोज में से एक्चुअल कौन से? सारी एस्टिमेट है मनुष्यों, एक्चुअल कोई नहीं है। ये सारे क्या है? एस्टिमेट। दिमाग चल रहा है ना भाई? एस्टिमेट किसको कहते हैं, एक्चुअल किसको कहते हैं? जो हो गया ना, क्या ये हो चुका है या होगा? ये तो होगा, ये हुआ नहीं अभी तक, ठीक है जी, ये तो होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर नीचे आउटफ्लोज भी आ रहे हैं। उसने कहा जिस भंगी ने ये एस्टिमेट बनाए वो एक टिपिकल अकाउंटेंट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। इस बंदे ने आउटफ्लोज में टैक्स भी डाल दिया और इंटरेस्ट भी डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहां डले हुए? आउटफ्लोज का मतलब ये यहां डले हुए, इसका मतलब इस आउटफ्लो के अंदर ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, इस आउटफ्लो में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, इस आउटफ्लो में ये और ये भी शामिल है, सो ऑन। क्या ये सही सही डाला है इस बंदे ने? नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा? आउटफ्लोज में से हटा के साफ सुथरे आउटफ्लोज डालने पड़ेंगे। ऐसा निकाल के दो मुझे वैल्यू इन यूज 12% डिस्काउंट रेट, शाबाश। जी मेरे बच्चों, अच्छा चलो बोर्ड पे देखो, एक तरीका सीख लो, इस तरह के सवाल पास पेपर्स में 2-3 दफा है, ठीक है। इनफ्लोज में तो कोई मसला नहीं है ना, इनफ्लोज में तो कोई मसला नहीं है ना। तो मैं ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 इनफ्लोज तो पहले लिख लो यहाँ पे। इनफ्लोज कितने हैं? 40, 54, 59, 61 एंड 42। अब एक काम करो, इस 24,600 में से हाथों हाथ ये और ये दोनों निकाल के मुझे बताओ आउटफ्लो कितना? 20,300 पक्का? सर 31,100 में से ये दोनों फिगर्स मुझे निकाल के दे दो हाथों हाथ। 25,800 पक्का? यहां पर 27,000, फिर 27,700 एंड देन
21,500 सही कह रहे हैं बच्चे? सर नेट कैश फ्लोज 19,700। अच्छा ये 717 कैश फ्लोज है जो हमें लेने हैं सर, ऐसा ही है सर। आगे बढ़ो, दूसरा बताओ। इकतीस, फिर 35,200, 33,200, 20,500। अब बताएं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू एट किस रेट से? किसी ने कर लिया, मुकम्मल कर लिया? तो इसका टोटल ही बता दो। 950,778 मट्टी पाओ, यही है। 2 रुपए ऐड कर देना, कोई मसला नहीं, इस पे लड़ाई नहीं होगी। ठीक है जी, बड़े हम आगे निकाल लोगे? एक और सवाल देखते हैं हम सर, शाबाश। हाँ जी, 5 चीजें कौन सी हैं? बार बार याद दिलाऊंगा जी। 6 चीजें सर, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट एक तरफ कर दो, ओवरऑलिंग उसके इनफ्लोज एक तरफ कर दो, और पास रिसीवेबल पास पेबल्स, 6 चीजें होंगी। सर मैंने 10% पे कर दिया था यार, ये बीमारी है। मैं FAR 2 पढ़ाते हुए बार बार टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, पेपर में आया 32%, 80% क्लास 30% पे करके आ गई। ठीक है ना? तो ये अल्लाह के वास्ते देख लेना कि वो बार बार, हम चूंकि क्लास में 10% का रेट ले रहे होते हैं, पेपर में जरा रेट देख के ले लेना। ठीक है, ये अच्छा कि तुमने गलती कर दी, ताकि अब पेपर में रेट देख लोगे तुम। मैं तो पेपर में भी यही करके आ जाऊं। बड़े हमारे दोस्त, चलो, इसको कहा था आपने जंग आलूद खुसरे, ठीक है ना? उसके बाद फिर हमने कभी भी उस हॉल में बाहर जाके करते थे। चले जी, बोर्ड में देखें, बाज नहीं है हम, तब भी जगह चेंज कर दिया हमने। यहाँ देख लो दोस्त, तो ये जो मौलाना साहब है ना, ये नहीं बनना है अब। ठीक है सर, कह रहे जी, फॉलोइंग आर दी एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 3 years ऑफ अ, क्या चीज, ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो फॉर अ प्लांट। सर हमारे 3 साल के कैश फ्लोज हैं। इन कैश फ्लो एस्टिमेट को बनाया है एक टुच्चे अकाउंटेंट ने, जूनियर अकाउंटेंट ने। ठीक है जी, अब जूनियर अकाउंटेंट को जो समझ आया उसने कैश फ्लोज में डाल दिया, इनफ्लोज में, और जो समझ आया आउटफ्लोज में डाल दिया, और वैल्यू न्यूज निकालने के लिए आपको डाटा दे दिया है। वो कह रहे जी, कैश इनफ्लोज ऑफ ईयर 1, किसकी बात कर रहा है? 6 लाख की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं इसमें 70,000 रुपए शामिल हैं, फॉर विच द कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड द रिसीवेबल। हाँ जी, इस 6 लाख रुपए में से 70,000 रुपए पिछले साल के हटा देना चाहिए हमें, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा ना कि पास रिसीवेबल्स को हमने कभी भी इनफ्लोज का पार्ट नहीं बनाना। तो इस 6 लाख रुपयों में 70,000 रुपए ऐसे शामिल हैं जो कंपनी को लास्ट ईयर ही मिल जाने चाहिए थे, नहीं मिले, इस साल मिलेंगे, हम उसको इस साल इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर वो कह रहे जी, कैश आउटफ्लोज ऑफ ईयर 1 इंक्लूड 30,000 रुपीज फॉर विच द कंपनी इज ऑलरेडी बुक्ड द पेबल। जी, इसको क्या करें, 6 लाख में ऐड कर दें? नहीं सर, इसको आप 2,35,000 में से हटा के बाकी ले लें। ऐसा? सर मुझे वैल्यू न्यूज निकाल के दे दो, शाबाश। चलो जी, बस 854 ये आपका होमवर्क है, हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। ठीक है जी, आज मैंने आपको सिंपल 5-6 चीजें बताई हैं और 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अच्छा जी, अभी क्लास के खत्म होने पे आपको शाम में इंशाल्लाह इफ्तार के बाद एक क्विज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, ऑनलाइन क्विज होगा, वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, इसी से रिलेटेड